जय हिंद प्यारे बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं हमारे अध्याय साम्यावस्था को। और मैं यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेके आया हूँ जिसका नाम है लीसा तेलिए का नियम। लीसा तेलिए का नियम एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बोर्ड परीक्षा में तो डायरेक्ट प्रश्न आता है, लीसा तेलिए का नियम क्या है समझाइए। और बेटा इससे अलग अलग प्रश्न आपको नीट में और जेडबलई मेंस की परीक्षा में भी मिल सकते हैं, इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। पूरे लेक्चर को ध्यान से देखिए और साथ में नोट्स जरूर बना लीजिए। तो चलिए बच्चों, देखते हैं लीसा तेलिए का नियम क्या कहता है। लीसा तेलिए के नियम को समझने के लिए पहले हम याद करते हैं साम्यावस्था की एक बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता को। जब हमने बेटा पहला लेक्चर कवर किया था तो उसके बाद हमने साम्यावस्था की कुछ विशेषताएं देखे थे और हमने बोले थे वहां पर कि साम्यावस्था को हम भंग कर सकते हैं, साम्यावस्था को हम खत्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। कैसे 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 कर सकते हैं? सबसे पहला कारक था कि आप अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को बदल दो। जैसे ही बेटा हम अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता को बदल देते हैं, साम्यावस्था टूट जाती है। दूसरा तरीका क्या था? आप ताप बदल दो, दाब बदल दो या बच्चों आयतन बदल दो। इसके अलावा हम साम्यावस्था में कोई अक्रिय गैस अगर मिला दें तो भी, अक्रिय गैस मतलब हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, जो अक्रिय गैस है, इन्हें अगर मिला दें साम्यावस्था में तो भी क्या होता है? साम्यावस्था भंग हो जाती है। अब जब साम्यावस्था भंग हुई, देखो साम्यावस्था में हो क्या रहा था, जितनी स्पीड से अग्र अभिक्रिया हो रही थी उतनी ही स्पीड से पश्च यानी कि प्रतीप अभिक्रिया हो रही थी। तो अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर बराबर थी, लेकिन साम्यावस्था टूट गई, मतलब कि अग्र और पश्च की दर अब बराबर नहीं रह जाएगी। या तो अग्र अभिक्रिया की दर अधिक हो जाएगी यानी कि अभिक्रिया अग्र की तरफ आगे बढ़ जाएगी, या तो बच्चों पश्च की तरफ आगे बढ़ जाएगी। तो यही बताता है हमें कौन? लीसा तेलिए का नियम, कि अगर हम साम्यावस्था को किसी भी कारक से तोड़ देंगे, नष्ट कर देंगे, तो बेटा अभिक्रिया किस तरफ आगे जाएगी? अग्र अभिक्रिया की तरफ या पश्च अभिक्रिया की तरफ? इसी बात को हम लीसा तेलिए के नियम से समझते हैं। तो लीसा तेलिए का नियम कहता है कि यदि हम किसी भी कारक में परिवर्तन करके, यदि हम किसी भी कारक में परिवर्तन करके साम्यावस्था को भंग कर देते हैं तो साम्यावस्था उसका विरोध करती है तथा अभिक्रिया उस दिशा में आगे बढ़ती है कि वह पुनः साम्य बना सके। फिर से एक बार सुनेंगे बेटा, जैसे हमने किसी भी कारक, कोई भी कारक मतलब या तो हमने सांद्रता बदले या ताप या दाब या आयतन या अक्रिय गैस मिला दिए, तो इससे क्या हुआ? साम्यावस्था भंग हो गई। अब साम्यावस्था भंग हुई तो या तो अग्र दिशा में जाएगी या तो पश्च दिशा में जाएगी। तो लीसा तेलिए ने बोला कि अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिस दिशा में वह पुनः साम्य स्थापित कर सकेगी, और इसके लिए वह क्या करेगी बेटा? जिस कारक को हमने परिवर्तित किए हैं, जिस कारक में परिवर्तन लाए हैं, उसका विरोध करेगी, यानी वह कारक जो कर रहा है वो हमेशा उसका उल्टा करेगी। तो पहले इसको हम थ्योरी से लिखते हैं, फिर आगे चल के इसको बहुत डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग है बेटा लेसा तेलिए का नियम, या इसको कुछ किताबों में लीसा तेलिए का नियम भी कहते हैं अपन। एक्चुअल में बेचारे ये जो साइंटिस्ट है इसका नाम था बेटा ली चैटेलियर, लेकिन हम हिंदी माध्यम वालों ने बेचारे का नाम बिगाड़ दिए। नाम बिगाड़ने में हम लोग बहुत माहिर होते हैं, तो इसीलिए बेचारे का आज से नाम क्या है? लेसा तेलिए। तो लीसा तेलिए का नियम क्या कहता है, लिखेंगे बेटा फटाफट। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या करें बेटा? यदि यदि किसी कारक में परिवर्तन करके, किसी कारक, कारक मतलब क्या बेटा? जैसे सांद्रता, और क्या? ताप, ताप को मैं टी लिख दे रहा हूं, दाब, दाब को हम पी लिख सकते हैं, आयतन, आयतन को वी लिख सकते हैं, या अक्रिय गैस मिलाकर, ठीक है, अक्रिय गैस को मिलाकर, यानी कि इनमें से कोई भी एक कारक, सारे काम नहीं करना है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि मैं एक ही साथ आप ताप भी बदलो, दाब भी बदलो, आयतन बदलो, सांद्रता भी बदलो, नहीं। आप किसी भी एक कारक को, किसी कारक में परिवर्तन करके, में परिवर्तन करके क्या करते हैं बच्चों? साम्यावस्था को भंग करते हैं। साम्यावस्था को भंग करने पर, साम्यावस्था को भंग करने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी? करने पर अभिक्रिया उस दिशा में
उस दिशा मतलब या तो अग्र की तरफ या पश्च की तरफ, है ना, उस दिशा में अग्रसर होती है, अग्रसर होती है, जिसमें वह किए गए परिवर्तन का विरोध कर सके, परिवर्तन का विरोध करके, विरोध करके पुनः साम्य स्थापित कर सके, पुनः साम्य स्थापित कर सके। इस तरह से बेटा हम ये बात ध्यान रखेंगे कि पुनः साम्य स्थापित करना ही किसी अभिक्रिया का स्वभाव है। अभिक्रिया चाहती है कि साम्य टूटे ना, अगर टूट भी गया तो फिर से बन जाए, और जिस दिशा में साम्य फिर से बनेगा उसी दिशा में अभिक्रिया आगे बढ़ेगी, यानी कि जो भी हमने परिवर्तन किया वो उसका विरोध करेगी। बिल्कुल बेटा अभिक्रिया आपकी तरह है, जैसे आपको आपके पेरेंट्स ने खेलने से मना किया तो आपका बिल्कुल मन करेगा कि आप उनका विरोध करो और बेटा खेलने चले जाओ। यदि आपको ज्यादा बार बार पढ़ाई के लिए बोला गया तो आपका मन करेगा कि आप उनका विरोध करो और पढ़ाई ना करके बेटा कुछ और काम करो जो आपको पसंद है, लेकिन इससे बेटा आपका रिजल्ट तो खराब होगा ही होगा। लेकिन आप ध्यान रखो कि अभिक्रिया बिल्कुल आपकी तरह है, जो भी परिवर्तन किया गया ये उसका विरोध करेगी और फिर से सामने स्थापित करेगी। चलिए देखते हैं हम एक एक करके सारे परिवर्तन का प्रभाव हम समझेंगे और बहुत मजा आएगा बेटा। आप ध्यान से ये लेक्चर को देखिए, ध्यान से इस टॉपिक को समझिए। पहला हम देख रहे हैं सांद्रता में परिवर्तन का प्रभाव, सांद्रता में परिवर्तन, ठीक है। एक एक करके सारे परिवर्तन में हम प्रभाव देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं क्या, सांद्रता में परिवर्तन। सांद्रता में परिवर्तन मतलब बेटा हो सकता है मैं थोड़ा सा अभिकारक अपनी तरफ से मिला दूं, यानी कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ा दूं या अभिकारक की सांद्रता घटा दूं। इसमें भी हम पहली बात कर रहे हैं कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, इस बात को हम समझना चाह रहे हैं। तो अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर बताइए बच्चों अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी। देखिए हमने तो क्या करे, अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता बढ़ाए, अभिक्रिया क्या करेगी, हमने जो करे उसका उल्टा, यानी कि वो अभिकारक की सांद्रता को घटाएगी। तो बेटा अभिकारक की सांद्रता घटती किस तरफ है, अग्रमय की पश्च में। फिर से सोचो आप, हमने अभिकारक की सांद्रता बढ़ाए, अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता को घटाएगी। अभिक्रिया की सांद्रता किस, अभिकारक की सांद्रता किस तरफ घटेगी, जब वो उत्पाद में बदलेगा, यानी कि अग्र दिशा में। तो हम बोलेंगे अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया या साम्यावस्था अग्र दिशा में साम्यावस्था अग्र दिशा में स्थानांतरित होती है, ठीक है। अग्र दिशा में स्थानांतरित होती या अग्रसर होती या आगे बढ़ती है, ठीक है, आगे बढ़ती है। चलिए बढ़िया। अब दूसरा तरीका क्या है बेटा, कि हम उत्पाद की सांद्रता कम कर दें। अब बोलो, आपने थोड़ा बहुत उत्पाद निकाल लिए, उत्पाद की सांद्रता कम करने पर, तो बेटा उत्पाद की सांद्रता कम करने पर क्या होगा ये हम समझना चाह रहे हैं। हमने क्या करे बच्चों, उत्पाद की सांद्रता बढ़ाए, अभिक्रिया क्या करेगी, हमने जो करे उसका उल्टा, यानी कि वो उत्पाद की सांद्रता को कम करेगी। अब बेटा उत्पाद की सांद्रता कम कहां होगी, जब वो अभिकारक में बदलेगा, यानी कि अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी। क्या होगा, साम्यावस्था पश्चिम दिशा में आपने उत्पाद की सांद्रता, सॉरी बेटा कम करे, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने क्या करे उत्पाद की सांद्रता को कम करे, यानी कि अभिक्रिया क्या करेगी, उत्पाद की सांद्रता को बढ़ाएगी। अब उत्पाद की सांद्रता किस दिशा में बढ़ती बेटा, जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है, यानी कि अग्र दिशा में, है ना। तो पश्चिम दिशा नहीं बेटा, अग्र दिशा में, साम्यावस्था अग्र दिशा में आगे बढ़ती है, अग्र दिशा में। आपको बस ये सोचना है हमने जो करे अभिक्रिया उसका उल्टा करेगी, दिशा में आगे बढ़ती है, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप,
आप बेटा अभिकारक की सांद्रता कम भी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अभिकारक आप निकाल लो, तो क्या होगा, हमने अभिकारक की सांद्रता कम करे, अभिक्रिया हमने जो करे उसका उल्टा करेगी, यानी कि वह अभिकारक की सांद्रता को बढ़ाएगी। अब सोचो बेटा अभिकारक की सांद्रता किस तरफ बढ़ती है, जब उत्पाद अभिकारक में बदलता है, यानी कि अभिक्रिया पश्च दिशा में होगी। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, बाकी इतने पॉइंट से अपनी बात अपन ने क्लियर कर दी है, लेकिन समझने के लिए हम बोल सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है कि हम उत्पाद की सांद्रता बढ़ा दें। अगर बेटा मैंने थोड़ा सा उत्पाद और डाल दिया तो क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता हमने बढ़ाए, अभिक्रिया हमने जो करे उसका उल्टा करेगी, यानी कि उत्पाद की सांद्रता को घटाएगी। तो बच्चों उत्पाद की सांद्रता किस दिशा में घटेगी, उत्पाद की सांद्रता घटाने मतलब कि उत्पाद को अभिकारक में बदलो, मतलब कि पश्च दिशा में। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि अभिक्रिया किस दिशा में आगे बढ़ने वाली है। चलिए बेटा अभिकारक की सांद्रता उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन करने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी, लीसा तेलिए के नियम से हमने बता दिया। अब दूसरा हम देख रहे हैं, दूसरा बेटा हम देख रहे हैं दाब में परिवर्तन का प्रभाव, दाब में परिवर्तन का प्रभाव, यानी कि अब हम करना क्या चाह रहे हैं बेटा, दाब में परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो चलिए देखते हैं दाब में परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। बहुत आसानी से समझ में आएगा, बस ध्यान से सुनिए। हमने मान के चलो बेटा दाब बढ़ाए, हमने क्या करे, दाब बढ़ाए, अभिक्रिया क्या चाहेगी, दाब को घटाएगी, जो हम करते हैं उसका उल्टा करेगी, यानी अभिक्रिया दाब घटाएगी। अब सोच के देखो बेटा दाब कैसे घटता है, तो कभी भी बच्चों दाब आया कहां से, एक पात्र में गैस थी, गैस के अणु लगातार पात्र की दीवारों से टकरा रहे थे, वहीं से दाब आया। अगर ज्यादा अणु होंगे तो ज्यादा टकराएंगे, दाब अधिक होगा, कम अणु होंगे तो कम टकराएंगे, दाब कम होगा। कुल मिला के बेटा अगर मुझे दाब कम करना है मतलब मैं अणुओं की संख्या कम करूं, यानी कि मोलों की संख्या कम करूं। अगर मुझे दाब बढ़ाना है तो मैं अणुओं की संख्या बढ़ाऊं, यानी कि मोलों की संख्या बढ़ाऊं। तो हमने क्या बोला, हमने दाब बढ़ाया, अभिक्रिया दाब घटाएगी। दाब घटेगा कैसे, जहां मोलों की संख्या घटेगी, यानी कि अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां मोलों की संख्या घट जाए। तो चलिए पहले इस बात को लिखते हैं, फिर और बातें हम इससे रिलेटेड करते हैं। हम क्या बोलेंगे, दाब बढ़ाने पर, साम्यावस्था में दाब बढ़ाने पर, पूरा लिखते हैं बेटा, साम्यावस्था में दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में, अब ये कोई परमानेंट दिशा नहीं है अग्र या पश्च, ये तो बेटा अभिक्रिया का समीकरण देख के हम बताएंगे, उस दिशा में आगे बढ़ती है या अग्रसर होती है, बात एक ही होगी है ना, आगे बढ़ती है, जिसमें क्या हो बेटा, एक बार फिर से थोड़ा सुनते हैं। हमने क्या करे, दाब बढ़ाए, अभिक्रिया क्या करेगी, दाब को घटाएगी। दाब कैसे घटेगा, जहां मोलों की संख्या घटेगी, तो जिसमें गैस के मोलों की संख्या घटती हो, गैस के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या क्या होती है बेटा, घटती है। अब हमें कैसे पता चलेगा किस तरफ मोलों की संख्या घट रही है, तो ये तो बच्चों हम उदाहरण से ही देख पाएंगे। जैसे दो तीन उदाहरण यहां पर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। जैसे बेटा मान के चलो आपके पास एक अभिक्रिया है N2 गैस प्लस 3H2 गैस से बन रहा है क्या, 2NH3 गैस। अब सोचिए बच्चों कि अभिक्रिया हमने दाब बढ़ाए, अभिक्रिया क्या करेगी, दाब को घटाएगी। सर दाब घटाना मतलब कि मोलों की संख्या घटाएगी। मोल कहां घट रहे हैं गैस के, ये देख लो बेटा, यहां पर आप देखो, एक मोल ये है, 3 मोल ये है, टोटल गैस के मोल 4 मोल है, ठीक है। यहां पर बेटा गैस के मोल कितने हैं, 2 मोल हैं। तो आप ये देखो गैस के मोल कहां पर घट रहे हैं, 4 से 2 हो रहे हैं, मतलब बेटा इस तरफ घट रहे हैं, यानी कि दाब बढ़ाने पर यह अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, ठीक है। दाब बढ़ाने पर यह अभिक्रिया कहां जाएगी बच्चों, अग्र दिशा में। वहीं अगर लेकिन समीकरण में बदल दूं, कोई अभिक्रिया मान लो मेरे पास कुछ इस तरह की है कि PCl5 गैस से बन रहा है PCl3 गैस, और साथ में क्या बन रहा है बेटा, Cl2 गैस। तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। अभी हमने बोला हमने दाब बढ़ाया, अभिक्रिया दाब को घटाएगी, दाब घटाएगी मतलब मूलों की संख्या घटाएगी, किस तरफ जाएगी, जहां मूलों की संख्या घटे। यहां गैस के मोल देखो, 1 मोल है, और यहां पर बेटा 1 और 1 2 मोल है। तो मोलों की संख्या कहां घट रही है, इधर से इधर जाने में तो बढ़ रही है,
इधर से इधर आने में घटेगी, घटेगी मतलब बेटा ये अभिक्रिया पश्चिम दिशा में जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर मान के चलिए अभिक्रिया और दूसरी है, कुछ इस तरह से है, H2 गैस I2 गैस से बन रहा है 2HI गैस। अब इसमें आपने दाब बढ़ाए, हमने दाब बढ़ाए, अभिक्रिया क्या करेगी, दाब को घटाना चाहेगी। दाब को घटाना चाहेगी मतलब उस दिशा में जाएगी जहां मोलों की संख्या घटती हो। मोलों की संख्या बेटा यहां देख लो कितनी है, एक और एक 2 मोल है, और यहां पर भी बेटा 2 मोल है। मतलब सर यहां तो मोलों की संख्या ना तो अग्र दिशा में बढ़ रही घट रही, ना ही पश्चिम दिशा में बढ़ रही घट रही, दोनों तरफ मोलों की संख्या बराबर है। मतलब बच्चों इसमें डेल्टा एनजी गैसीय मोलों में परिवर्तन शून्य है। अब हमने तो बोले बेटा उस दिशा में जाएगी जहां गैस के मोलों की संख्या क्या हो सके, घटे। यहां तो घटे ही नहीं रही, मतलब कि इसमें दाब बढ़ाने से साम्य व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। तो एक ये शिक्षा प्राप्त होती है बेटा, और बिल्कुल ये आपको प्रश्न बन के पूछी जा सकती है, क्या यदि किसी अभिक्रिया में क्या हो, डेल्टा एनजी बराबर शून्य हो तो, मतलब गैस के मोलों की संख्या में परिवर्तन शून्य, कैसे बेटा, 2 मोल कोई परिवर्तन नहीं आया, शून्य हो तो अभिक्रिया किस तरफ जाएगी बेटा, तो अभिक्रिया की साम्यावस्था दाब से प्रभावित नहीं होगी। अभिक्रिया की साम्यावस्था दाब से प्रभावित नहीं होगी, कहने का मतलब कि दाब आप बढ़ाओ चाहे घटाओ, साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दाब से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, याद रखने लायक है कि अगर डेल्टा एन जी 0 है तो दाब आप बढ़ाओ चाहे घटाओ, साम्यावस्था भंग नहीं होगी, साम्यावस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 2 कारक की अब हमने बात कर ली बेटा। अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूं दाब बढ़ा रहे हैं, अगर हम दाब घटाते तो उल्टा होता, अभिक्रिया उस दिशा में जाती जहां मोलों की संख्या बढ़ती है ना। पहला हमने देखे सांद्रता में परिवर्तन, की सांद्रता अभिकारक की बढ़ाए तो अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां अभिकारक की सांद्रता घटे, और बेटा अभिकारक की सांद्रता घटना मतलब किस तरफ जाएगी, अग्र अभिक्रिया की दिशा में। अगर उत्पाद की सांद्रता कम करे, उत्पाद की सांद्रता कम करे मतलब कि अभिक्रिया चाहेगी उत्पाद की सांद्रता बढ़े, मतलब कि अग्र दिशा में जाएगी। लेकिन बेटा इसमें एक बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, और वो छोटी सी बात यह है कि अगर हमने कोई अभिकारक ऐसा मिलाया बेटा जो ठोस है, फिर क्या होगा, तो बच्चों फिर साम्यावस्था भंग ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ठोस की सांद्रता तो मेरे बच्चे जानते हैं कितनी होती है, एक नियतांक होती है जिसे हम अपनी सहूलियत के लिए बच्चों 1 लेके चलते हैं। तो क्योंकि सांद्रता में कोई परिवर्तन आएगा ही नहीं, तो हम बोलेंगे कि यहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कब, ध्यान रखें बेटा, ठोस अभिकारक या उत्पाद मिलाने पर, मतलब हम बोल रहे हैं ठोस पदार्थ मिलाने पर साम्यावस्था भंग नहीं होती है। मतलब कि अगर आपने कोई ठोस की सांद्रता बढ़ाए हो बेटा, ठोस मिलाए हो, तो उससे साम्यावस्था में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, साम्यावस्था भंग नहीं होगी। तो ये छोटी सी बात है, लेकिन हो सकता है कभी ये भी पूछ ले, इसीलिए मैंने बता दिया। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। दाब का प्रभाव समझने के बाद अगले तीसरे कारक की तरफ चलते हैं बेटा हम, आयतन का प्रभाव। आयतन का प्रभाव, और आयतन बढ़ाने पर अभिक्रिया किस तरफ जाएगी, या आयतन घटाने पर अभिक्रिया किस तरफ जाएगी, ये हम कैसे बताएंगे बच्चों। तो इसको हम पढ़ते हैं, एक हमने आदर्श गैस समीकरण पढ़े थे, पीवी बराबर एनआरटी। ये हम पहले अध्याय से लेके चल रहे हैं बेटा, इसको फिजिक्स में आपने सिद्ध भी किया होगा। तो पीवी बराबर एनआरटी होगा, या बच्चों हम कह सकते हैं पी बराबर एनआरटी बटे वी। एनआरटी बटे वी यदि स्थिर ताप है बेटा, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप है, सुनिए, गैसीय मोलों की संख्या तो पहले से ही स्थिर है, आर तो एक स्थिरांक है, और ताप भी स्थिर है, मतलब ये पूरा बेटा ये पूरा एक स्थिरांक बन गया। और जब बच्चों ये पूरा एक स्थिरांक बन गया, तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहां पर बराबर की जगह क्या चिन्ह जाएगा, यहां पर बेटा बराबर की जगह इस तरह से अनुपाती का चिन्ह जाएगा, यानी हम बोल देंगे कि दाब जो है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है।
यानी कि दाब का जो प्रभाव होगा आयतन का प्रभाव उसके विपरीत होगा। ये साइड में रख रहा हूं बेटा, आप इसे लिखेंगे। हालांकि मैं क्या बोल रहा हूं, दाब और आयतन एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि दाब में जो प्रभाव हुआ था आयतन परिवर्तन करने में, प्रभाव उसके अपोजिट होगा, उसके विपरीत होगा। चलिए इस बात को पहले मैं लिखता हूं फिर समझाता हूं आपको। हम बोलेंगे साम्यावस्था में किसी अभिक्रिया का आयतन परिवर्तन करने पर, सीधे लिखो आप, आयतन परिवर्तन करने पर, आयतन परिवर्तन करने पर क्या होगा बेटा, अभिक्रिया या तो अग्र में जाएगी या पश्च में जाएगी, उस दिशा में जाएगी जिसमें होने वाला प्रभाव दाब के विपरीत हो, जो प्रभाव दाब में हुआ था उसके उल्टा हो। ठीक है, तो अभी करने पर, आयतन परिवर्तन करने पर अभिक्रिया में प्रभाव दाब के विपरीत होता है, दाब के विपरीत होता है। बस आप इसको ऐसा ही याद रखो कि जो प्रभाव दाब में हुआ था, अभी हमने पढ़ा दाब में हुआ था, उसके विपरीत प्रभाव होगा। कहने का मतलब क्या है, इस बात को मैं अब और अच्छे से समझा पाऊंगा। मान के चलो किसी अभिक्रिया में हमने आयतन बढ़ा दिया है ना, साम्यावस्था में आयतन हमने बढ़ा दिया, आयतन हमने बढ़ाया बच्चों, आयतन बढ़ाने पर, तो हमने तो आयतन बढ़ा दिया, तो क्या होगा सर, हमने आयतन बढ़ाया। अब दाब और आयतन व्युत्क्रमानुपाती, आयतन बढ़ाए मतलब कि दाब घटाए, मतलब बेटा हमने आयतन बढ़ाया है, इसका बिल्कुल ये भी मतलब है कि हमने दाब घटाया है। दाब घटाने पर, आप आयतन बढ़ाने पर जो बोल रहे हो उसका मतलब होगा कि आपने दाब को घटाया है, क्योंकि आयतन और दाब तो व्युत्क्रमानुपाती है। तो आयतन बढ़ाने पर साम्यावस्था किस दिशा में जाएगी मेरे बच्चों, तो साम्यावस्था उस दिशा में, उस दिशा में अग्रसर होती है, अग्रसर होती है। किस दिशा में, चलिए देखते हैं। हमने आयतन बढ़ाए मतलब दाब घटाए, दाब घटाए, अभिक्रिया हमारा उल्टा करेगी मतलब अभिक्रिया दाब को बढ़ाएगी, अभिक्रिया दाब को बढ़ाएगी मतलब बेटा दाब कब बढ़ेगा, जब मूलों की संख्या बढ़े। तो अभिक्रिया उस दिशा में अग्रसर होती है जिस दिशा में मूलों की संख्या बढ़ती है, जिस दिशा में मूलों की संख्या बोलूं बेटा, लेकिन एक्चुअल में मुझे बोलना चाहिए गैसीय मूलों की संख्या, गैसीय मूलों की संख्या क्या होती है मेरे बच्चों, बढ़ती है, की संख्या बढ़ती है। तो ध्यान रखें, दाब का और आयतन का प्रभाव एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपको आयतन का प्रभाव अलग से बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, आप अच्छे से दाब के प्रभाव को समझो। आयतन बढ़ाने पर वही प्रभाव होगा जो दाब घटाने पर हुआ था, और आयतन घटाने पर वही प्रभाव होगा जो दाब बढ़ाने पर हुआ था। ठीक है बेटा, तो इसको समझ लेने के बाद अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बचा है मेरे पास, अगला जो चौथा कारक है बेटा, और जिसकी बात मैं शुरू से करते चले आ रहा हूं। याद करो, साम्यावस्था स्थिरांक को हमने शुरू में ही एक वरदान दिलवाया था, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि ये केवल और केवल ताप पर निर्भर करेगा। तो आज बेटा हम इसी ताप की बात करने वाले हैं कि आखिर ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान बढ़ेगा या घटेगा। तो ध्यान रखें बेटा, ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान बढ़ेगा या घटेगा, इसके लिए हमें एक समीकरण याद रखना पड़ेगा मेरे बच्चों, जिसे हम कहते हैं वॉन्ट-ऑफ समीकरण। 12वीं में आप दूसरा वॉन्ट-ऑफ समीकरण पढ़ते हो, यहां पर बेटा दूसरा वॉन्ट-ऑफ समीकरण है, और जो वॉन्ट-ऑफ समीकरण है वो क्या कहता है, वो कहता है बालकों K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इसे बच्चों याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है नीट वगैरह में तो डायरेक्ट ऐसा ही पूछ ले कि किसी किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था पर, ये K क्या है बेटा, K है दर स्थिरांक, तथा डेल्टा H क्या है, डेल्टा H है क्या बेटा,
के मतलब सॉरी दर स्थिरांक नहीं बेटा, साम्यावस्था स्थिरांक। यह साम्यावस्था स्थिरांक डेल्टा एच है एंथैल्पी परिवर्तन, और T1 है ताप, T2 बेटा बाद वाला ताप, K2 मतलब यहां क्या है, बाद वाला साम्यावस्था स्थिरांक, और K1 मतलब क्या है, पहले वाला साम्यावस्था स्थिरांक। थोड़ा ध्यान से देखें, इसको या तो K1 K2 लिख लो, या बेटा और अच्छे से समझना है तो आप ऐसा लिख लो Kc2 बटे Kc1। अब सुनो, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं हम। T1 क्या है बेटा, यहां पर निम्न ताप, निम्न ताप यानी कि कम ताप। कम ताप कितना है, T1, और T1 ताप पर साम्यावस्था स्थिरांक कितना है, Kc1। यानी हम क्या बोलेंगे, T1 ताप पर साम्यावस्था स्थिरांक। तो देखो ये थोड़ा डिटेल में समझ लो बेटा, क्योंकि इससे आपको नीट वगैरह में प्रश्न, जेई वगैरह में प्रश्न बड़े आराम से देखने को मिल सकते हैं। T2 क्या है बच्चों, उच्च ताप, यानी कि बाद में हमने, पहले ताप अभिक्रिया का कम था, बाद में हमने ताप को बढ़ाया, ताप को बढ़ाया तो क्या है बेटा, Kc2 मिला हमें। Kc2 क्या मिला, T2 ताप पर साम्यावस्था स्थिरांक, है ना। यहां भी लिखूंगा क्या मैं, साम्यावस्था स्थिरांक। इस तरीके से ये चीजें हमें पता होना चाहिए। तो ये समीकरण से सर कैसे हमें पता चलेगा कि ताप बढ़ाने पर Kc बढ़ रहा है या घट रहा है, मतलब साम्यावस्था स्थिरांक बढ़ रहा है या घट रहा है। तो बेटा अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक एक करके दोनों की बात करूंगा मैं। पहली होती है आपकी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, अब ये तो आप लोग बेटा 10वीं से पढ़ते चले आ रहे हो। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है बच्चों तो डेल्टा एच का चिन्ह कैसा लेते हैं हम, ऋणात्मक, निगेटिव, यानी कि बेटा ऋणात्मक। ठीक है, अभी देखो ध्यान से समझना, अगर मैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए इस बात को समझना चाहूं तो बेटा ऊष्मा क्षेपी मतलब कि ऊष्मा उत्सर्जित हुई, डेल्टा एच कैसा है, ऋणात्मक। अब बच्चों देखो, T1 T2 बड़ा है T1 से, हमने ताप बढ़ाए, यानी कि पहले ताप T1 जो था वो कम था, ताप हमने बढ़ाए मतलब कि बाद में जो T2 ताप आया वो अधिक है, ये हम मान के चल रहे हैं। अब बताइए, जब T2 ज्यादा है मतलब 1/T2 ज्यादा होगा बेटा या 1/T1 ज्यादा होगा, फिर से सुनो, T2 ज्यादा है इसका मतलब होगा कि 1/T2 क्या होगा बच्चों, कम। ठीक है सर, 1/T2 कैसा होगा, कम। अब इससे आप बताइए 1/T1 माइनस 1/T2 की वैल्यू धनात्मक आएगी या ऋणात्मक आएगी। देखिए T2 ज्यादा है यानी 1/T1 कम है, कम वाली वैल्यू ये ज्यादा, ज्यादा से कम को माइनस करोगे तो बेटा धनात्मक आएगा। ठीक है सर, ये आ गया धनात्मक। अब सुनो बेटा, हमने बोले क्या, Kc2 बटे Kc1 बराबर डेल्टा एच अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। पूरा खेल अब आपको समझ में आने वाला है। देख बेटा, ये है धनात्मक, मतलब कि ये वैल्यू है धनात्मक, और ऊष्मा क्षेपी के लिए डेल्टा एच कैसा है, ऋणात्मक। ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, इसका मतलब है बेटा, अच्छा इसमें एक गड़बड़ है यार, है ना, सॉरी बेटा, सूत्र में थोड़ा सा एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, यहां पर साथ में आएगा बच्चों लॉग, तो यहां पर भी साथ में क्या होगा, लॉग। अब मैं मेरी बात को आगे बढ़ाता हूं, ध्यान दीजिए। हम बोलेंगे ये धनात्मक मतलब कि ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, इसका मतलब बेटा ओवरऑल रिजल्ट गुणा करने में ये धन ये ऋण, धन ऋण का ऋण आएगा, मतलब बेटा Kc2 Kc1 जो होगा इसका लॉग कैसा होगा, ऋणात्मक, यानी कि बच्चों नेगेटिव। ठीक है सर, ऋणात्मक आ गया। अब बेटा जब ये ऋणात्मक है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है, अच्छा इसको मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, लॉग K2 माइनस लॉग Kc1, लॉग Kc2 माइनस लॉग Kc1, क्योंकि हमने पढ़ा है बेटा लॉग में कि जब भाग में हो तो माइनस में ले आते हैं। ठीक है ना, लॉग का मैंने बेटा एक अलग से वीडियो बना के डाल दिया हूं आपको, 11वीं 12वीं फिजिक्स केमिस्ट्री में कंप्लीट लॉग जितना लगने वाला है वो बेटा उस वीडियो से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बार उसे आप जरूर देख लें। चलिए देखते हैं Kc2 माइनस Kc1। अब देखिए
ये वैल्यू ऋणात्मक आ रही है। ऋणात्मक कब आएगी मेरे बच्चों? ऋणात्मक तब आएगी सर जब log Kc1 ज्यादा रहेगा। अगर ये ज्यादा रहेगा तो नेगेटिव आएगा, और log Kc2 कैसा रहेगा सर? कम रहेगा। इसका एक और मतलब है, log से log काट दो, Kc1 ज्यादा रहेगा, Kc2 कम रहेगा। इसका क्या मतलब निकलता है मेरे बच्चों? मैंने जैसे ही एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाया, Kc1 ज्यादा है, लेकिन बाद वाला Kc कैसा हो गया? कम हो गया। मतलब कि किसी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, कौन सी अभिक्रिया में बेटा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या करते हैं? ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर क्या होगा बेटा? साम्यावस्था स्थिरांक का मान घट जाता है। साम्यावस्था स्थिरांक का मान घट जाता है। स्थिरांक का मान घट जाता है। देखिए, केवल इसके लिए जो लीसा तेलीय नियम है वो तो मैं लास्ट में आपको 2-3 लाइन में पूरी बात समझा दूंगा, लेकिन साथ में हम ताप का साम्यावस्था स्थिरांक में क्या प्रभाव होने वाला है इसे भी कवर कर ले रहे हैं इसी लेक्चर में, ठीक है ना? इसीलिए बेटा थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा, लेकिन हमारी दो बातें क्लियर होंगी। तो सर ये तो रिजल्ट मिला किसमें? ऊष्माक्षेपी में। काश मेरे पास जो अभिक्रिया है वो होती ऊष्मा शोषी, तो क्या होता? चलिए वो भी देख लेते हैं। हालांकि उल्टा ही होता, लेकिन देख लेते हैं बेटा क्यों होता, सारे लॉजिक समझ लेते हैं। ऊष्माक्षेपी शोषी अभिक्रिया, देखिए ये जो लास्ट में रिजल्ट मिला है ना, ये हो सकता है आपको मेंस में या नीट में डायरेक्ट प्रश्न बना के पूछ ले कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर निम्न में से कौन सा कथन सही है? साम्यावस्था स्थिरांक बढ़ जाता है, घट जाता है। साम्यावस्था स्थिरांक ताप पर निर्भर नहीं करता, या बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ध्यान रखें बेटा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान घट जाता है। चलिए, घट गया मतलब बेटा कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ताप बढ़ाने पर बहुत अच्छे से नहीं हो रही, बल्कि धीमे धीमे होने लगेगी। आगे चल के इस बात को क्लियर करूंगा। चलिए पहले हम अपनी बात पूरी करते हैं बेटा। हम क्या बोल रहे हैं सर? T2 ज्यादा है मतलब हम ताप बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए बढ़ा रहे हैं। T2 ज्यादा है मेरे बच्चों, मतलब 1/T2 कम होगा। और अगर बेटा 1/T2 कम होगा, इसका मतलब है 1/T1 माइनस 1/T2 कैसा होगा मेरे वाला? धनात्मक होगा, पॉजिटिव होगा। और अगर ये पॉजिटिव होगा तो हम क्या बोल रहे हैं? log Kc2 बटे Kc1 इज इक्वल टू 2.303, सॉरी उल्टा लिख दिया बेटा मैंने, डेल्टा एच ऊपर आएगा तो क्या लिखूंगा मैं? डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2। अब देखिए, यदि ऊष्मा शोषी है मतलब बेटा एंथैल्पी में परिवर्तन धनात्मक लेंगे हम, है ना? ऊष्मा अवशोषित होगी, इसलिए डेल्टा एच धनात्मक। अब देखो रिजल्ट समझो बेटा, ये धनात्मक और ये भी धनात्मक, धनात्मक धनात्मक का गुणा कर मेरे बालक धनात्मक ही आएगा। यानी कि log Kc2 अपॉन Kc1 धनात्मक आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर? log Kc2 माइनस log Kc1 लिख सकते हो मेरे बच्चों। और ये होगा क्या? धनात्मक। और इसको धनात्मक रखने के लिए क्या जरूरी है? ये ज्यादा रहे कि ये ज्यादा रहे? आप बड़े आराम से बोल सकते हो कि सर धनात्मक आ रहा है मतलब कि इसको ज्यादा रहना चाहिए, मतलब बेटा होना चाहिए क्या? log Kc2 ज्यादा होना चाहिए किससे बच्चों? log Kc1 से। अगर log से log काट दो बेटा तो आपको प्राप्त होगा C2 ज्यादा होना चाहिए Kc1 से। समझ में आता है? यानी कि ताप T1 से बढ़ा के हमने T2 करे, साम्यावस्था स्थिरांक Kc1 से बढ़ के Kc2 हो गया। तो इसका एक और रिजल्ट मिला बेटा। इस रिजल्ट को मैं लिखना चाहता हूं, आप भी लिख ले कि किसी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने पर
ताप बढ़ाने पर क्या होता है, साम्यावस्था स्थिरांक का मान, साम्यावस्था स्थिरांक का मान क्या हो जाता है मेरे बच्चों, साम्यावस्था स्थिरांक का मान बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर के जो हम पहले दिन से बोल रहे थे कि ताप बढ़ाने पर घटाने पर यानी कि ताप परिवर्तित करने पर साम्यावस्था स्थिरांक परिवर्तित होगा, यानी कि बेटा साम्यावस्था स्थिरांक को ब्रह्मा जी का वरदान था कि ये केवल ताप के साथ बदलेगा। कैसे बदलेगा आज मैंने आपको समझा दिया कि अगर किसी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाओगे साम्यावस्था स्थिरांक घटेगा, और बच्चों ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में ताप बढ़ाओगे तो साम्यावस्था स्थिरांक का मान बढ़ेगा। चलिए ये दो बातें बहुत अच्छी करने के बाद अब हम ताप का प्रभाव लीसा तेलिए के हिसाब से देखते हैं। अगर बच्चों मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है ए धन बी से बन रहा है सी धन डी, अगर बेटा कभी ऐसा हो कि अग्र अभिक्रिया हो ऊष्मा क्षेपी, तो पक्की बात है बच्चों पश्च अभिक्रिया होगी ऊष्मा शोषी। ठीक है, अगर बेटा अग्र अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी है तो पक्की बात है पश्च अभिक्रिया होगी ऊष्मा शोषी। अब हमने बोला कि ताप बढ़ाने पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान ऊष्मा क्षेपी के लिए घटता है, मतलब ऊष्मा क्षेपी ताप बढ़ाने पर बहुत अच्छे से नहीं होगी, यानी कि बेटा ऊष्मा शोषी ज्यादा अच्छे से होगी, और होना भी चाहिए। ऊष्मा शोषी को ऊष्मा चाहिए, वो ऊष्मा अवशोषित करना चाह रही है, मतलब उसको ताप ज्यादा चाहिए, मतलब हमें वहां ताप बढ़ाना चाहिए। तो बेटा देख, अगर मैंने ताप बढ़ाया तो अभिक्रिया किस दिशा में होगी, ऊष्मा शोषी दिशा में। बस इस बात को ध्यान रखो कि ताप बढ़ाने पर, क्या करने पर बेटा, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया अग्र होगी कि पश्च होगी मैं नहीं बता सकता सर, लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूं कि जिस दिशा में ऊष्मा शोषी हो रही है उस दिशा में होगी ऊष्मा शोषी, दिशा में अग्रसर होगी, दिशा में अग्रसर होगी। कुछ बात आई क्या बेटा समझ में? अब कैसे सर एक दो उदाहरण हो जाए तो मजा आ जाए बेटा। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिया, हमारी वही रटी रटाई बचपन की अभिक्रिया N2 गैस प्लस 3H2 गैस से बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा, 2NH3 गैस। अब इसके लिए बताइए, तो हम एक बात ये जानते हैं बेटा, नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं, जान जाओ आप, कि जब N2 और H2 मिलकर NH3 बनाते हैं तो बेटा इस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। उत्सर्जित होती कहने का मतलब कि जो अग्र अभिक्रिया है ये ऊष्मा क्षेपी है और पश्च अभिक्रिया बेटा ऊष्मा शोषी है। ये मैं आपको बता रहा हूं बेटा, मेरी बात पे भरोसा रखो, है ना। तो होता क्या है, यदि हमने ताप बढ़ाया, हमने क्या किया बेटा, ताप बढ़ाया, अभिक्रिया किस दिशा में होगी, हमने बोला सर ऊष्मा शोषी दिशा में होगी, मतलब कि पश्च अभिक्रिया होगी। कौन सी अभिक्रिया होगी बेटा, पश्च अभिक्रिया होगी। इससे हम ये भी बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बनना उच्च ताप पर बहुत धीरे धीरे होता है, जबकि निम्न ताप पर बहुत जल्दी जल्दी होता है। ठीक है बेटा, तो इससे हम ताप के प्रभाव को बड़े आराम से बढ़िया से समझ सकते हैं। ठीक है, चाहो तो लिख भी सकते हो बेटा कि इससे एक और रिजल्ट मिलता है कि N2 तथा H2 द्वारा NH3 का निर्माण, NH3 का निर्माण निम्न ताप पर तीव्र गति से, जबकि उच्च ताप पर कैसे होता है बेटा, निम्न गति से होता है। तीव्र या मंद गति लिख लो आप, है ना, मंद गति से होता है। बढ़िया है बेटा, याद रखने लायक सारी बातें मैं बताते जा रहा हूं आपको, इनको बढ़िया से नोट करते चलो और भूलना नहीं है बेटा, है ना। चलिए, तो ताप का प्रभाव भी पढ़ लिए, दाब का पढ़ लिया, आयतन का पढ़ लिए, सांद्रता का पढ़ लिए, लेकिन सर एक और बार मैं लिखे जा रहा हूं वो और बता दो। तो बेटा हम पांचवा प्रभाव देख लेते हैं यहां पर, जो कि है अक्रिय गैस का प्रभाव। हम यहां पर अक्रिय गैस मिला रहे हैं, अक्रिय गैस मिलाने पर। तो अगर बेटा मैंने अक्रिय गैस मिलाया
तो साम्यावस्था हमेशा भंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी साम्यावस्था भंग होगी और वहीं बच्चों कभी कभी साम्यावस्था भंग नहीं होगी। सर कब होगी और कब नहीं होगी कैसे पता चलेगा? तो चलिए देखते हैं बेटा, ये दो तरीके से हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर, और जबकि दूसरा पढ़ेंगे बेटा हम स्थिर दाब पर। तो ये दो तरीके हैं, और ये बेटा देखिए है तो छोटा सा टॉपिक, लेकिन जब आप इतना सारा पढ़े हो, पता चल रहा है यहां से लेक्चर छोड़ के चले गए और एग्जाम में ये आ गया। तो इसीलिए बेटा अगर पढ़ना है तो पूरा पढ़ना, नहीं तो बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं है, नहीं भी पढ़ रहे तो क्या ही है, कोई ना कोई काम तो अपन कर ही लेंगे। देखिए स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर अक्रिय गैस मिलाए, स्थिर आयतन पर मैंने अक्रिय गैस मिलाया तो गैस मिलाने पर साम्यावस्था भंग नहीं होगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि देख बेटा सांद्रता बराबर क्या लिखता है, मोलों की संख्या बटे आयतन, आयतन स्थिर है मतलब सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं आया, और सांद्रता में बेटा कोई परिवर्तन नहीं आया मतलब हम बड़े आराम से बोल सकते हैं कि साम्यावस्था भंग नहीं हुई। तो इस बात को हम लिख भी लेंगे बेटा, क्या लिखेंगे कि स्थिर आयतन पर किसी साम्यावस्था में अक्रिय गैस मिलाने पर, अक्रिय गैस मिलाने पर साम्यावस्था भंग नहीं होती है, मिलाने पर साम्यावस्था भंग नहीं होती है। ठीक है बच्चों, यानी कि ना तो अग्र दिशा में जाएगी ना पश्चिम दिशा में, बल्कि बेटा अग्र और पश्चिम बराबर से चल रही थी और चलती रहेंगी, चाहे तुम अक्रिय गैस मिलाओ और ना मिलाओ। कब? स्थिर आयतन पर। लेकिन बच्चों अगर मैंने स्थिर दाब पर मिलाया, तो बेटा स्थिर दाब पर मैंने जैसे गैस मिलाया तो गैस मिलाने पर क्या हुआ, आयतन बढ़ा। स्थिर दाब स्थिर रखने के लिए आयतन को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। आयतन बढ़ा मतलब बेटा सांद्रता कम हुई, सांद्रता कम हुई मतलब कि अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जहां मूलों की संख्या बढ़ जाए। ठीक है बेटा, जहां पर मूलों की संख्या बढ़ जाए। तो हम सिंपल सी बात बोलेंगे कि स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाने पर, अक्रिय गैस मिलाने पर अभिक्रिया किस दिशा में जाएगी बेटा, उस दिशा में जाती है, उस दिशा में आगे बढ़ती है, अग्रसर होती है, अग्रसर होती है। किस दिशा में बेटा, जिस दिशा में पुनः जिस दिशा में मूलों की संख्या बढ़ती है, दिशा में मूलों की संख्या बढ़ती है। इसको थोड़ा एक बार और समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा मैं, बढ़ती है कैसे, चलिए थोड़ा सा और एक बार देखने की कोशिश करते हैं एक उदाहरण से। उदाहरण है बेटा PCl5 गैस से बन रहा है मान लो क्या क्या, PCl3 गैस और बच्चों Cl2 गैस। ये एक अभिक्रिया है और मान लो मैंने स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिला दिया। अब बच्चों बताओ केसी का सूत्र क्या बनेगा इसके लिए, तो मैं बड़े आराम से बोल दूंगा सर, केसी का सूत्र बनेगा उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। बढ़िया है सर। तो लेकिन मैंने स्थिर दाब पर अक्रिय गैस मिलाया, अक्रिय गैस मिलाया मतलब आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ गया मतलब बेटा आयतन बढ़ गया मतलब सांद्रता घट गई। किसकी घटी सर? तो बेटा अभिकारक की भी घटी और उत्पाद की भी घटी, क्योंकि आयतन तो सभी का बढ़ा ना, तो इसलिए सांद्रता इसकी भी घटी, इसकी भी घटी, इसकी भी घटी। अब ये भी घटा, ये भी घटा, ये भी घटा, लेकिन केसी थोड़ी घटेगा। क्यों सर? केसी तो बेटा किसी और कारक पर निर्भर नहीं करता, केसी अपने मान को स्थिर करना चाहता है। तो बेटा ये भी घटा, ये भी घटा, ये भी घटा, लेकिन अगर ये दोनों ज्यादा घट गए तो केसी बदल जाएगा। हम चाहते हैं कि अगर घटा तो ये जितना अकेला घटा
उतना ये दोनों मिलके घटना चाहिए, मतलब इनमें घटाव कम होना चाहिए, मतलब ये ज्यादा रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए मतलब बेटा मूल जहां ज्यादा है अभिक्रिया वहां जाएगी, यानी कि अभिक्रिया किस दिशा में चल जाएगी मेरे बच्चों, अग्र दिशा में चली जाएगी। तो ये था लीसा तेलिए का नियम। सारी बातें बेटा एक एक बात हमने बहुत डिटेल में डिस्कस की है, इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए और देखिए फिर कैसे आप फटाफट जेईई मेंस और नीट के भी क्वेश्चन बोर्ड के साथ साथ कर पाएंगे, उस बात को आप खुद से देख सकते हैं बेटा। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, और यहां पर मैं रासायनिक साम्य खत्म कर चुका हूं। अगले लेक्चर से हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट यानी कि आयनिक साम्य को पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।